और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा, एनर्जी मार्केट के एक्सपर्ट, अजय केडिया कमोडिटी के, जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, और अतुल गनात्रा प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं कच्चे तेल के साथ और नेचुरल गैस के साथ, क्योंकि इन दोनों काउंटर में बहुत बड़ी तेजी आई है एनर्जी मार्केट में। और आप देखें कि नेचुरल गैस तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है एमसीएक्स पर, और कच्चे तेल में भी तेजी बढ़ गई है। और इस वक्त करीब करीब 2% की मजबूती हम ब्रेंट में, WTI क्रूड में देख रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल तनेजा जी आपसे होगा सर, कि जिस तरह से क्रूड में एक बार फिर से धीरे धीरे तेजी बढ़ने लगी है, 2-3 महत्वपूर्ण खबर हैं। एक तो ये कि यूरोपीय यूनियन ने पहले कहा कि हम धीरे धीरे बैन करेंगे रूस के ऑयल को, लेकिन उसके बाद कुछ और बयान पलटा है और ये कहा है कि इसमें कुछ और वक्त लग सकता है। हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य को ज्यादा वक्त दिया जाएगा। हंगरी ने ईयू के प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया है। उधर ओपेक प्लस ने ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ाया है, जो पुरानी पॉलिसी है 4,32,000 बैरल बढ़ाने की, उसी पर कायम है। अलग अलग खबरें हैं सर, क्रूड का मार्केट आपको लग क्या रहा है अभी? नहीं, देखिए, अब यूरोपियन यूनियन का आपने जिक्र किया, उसमें जितने भी बड़े देश हैं उन्होंने तो कहा है वो प्रतिबंध लगाने में पूरा आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ देश हैं उनको कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने अभी और वक्त मांगा है, जिसमें हंगेरी भी शामिल है, जिसकी आपने चर्चा करी। लेकिन हंगेरी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं लगभग उनमें सहमति बन रही है। इसका मतलब वो है कि और देश जो है वो प्रतिबंध लगा रहे हैं, और जो लोग प्रतिबंध नहीं भी लगा रहे हैं वो लोगों ने भी रूस से जो तेल है उसको खरीदने में जो है वो परहेज करना शुरू कर दिया। हालांकि औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं है, लेकिन परहेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर पश्चिम का दबाव है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करिए, और उस तरह के दबाव तमाम देशों पे बन रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपने ओपेक को देखा ही, जो ओपेक प्लस है, जिसमें रूस ही सबसे बड़ा मेंबर है, इसीलिए वो प्लस कहलाता है। रूस तो जो तेल है वो सस्ते दामों पे दे रहा है। ओपेक इस बात को लेकर के खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ओपेक भी समझता है कि रूस के पास और कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो सारी हालत बन रही है, एक ही उसमें ये तय है कि अभी किसी तरीके की अगर कोई सोचता है कि राहत मिल जाएगी कीमतों में, कीमतें नीचे की तरफ जाके स्टेबल हो जाएंगी, $90 से नीचे, जो अमेरिका की कोशिश है कि उसको $80 पे लेके आया जाए। ये अमेरिका का एजेंडा है कि अमेरिका में संसद में जिसके चुनाव है सितंबर में, और वो चाहते हैं $80 से नीचे उससे पहले तेल को लेके आया जाए। लेकिन अभी तक जो भी हो रहा है उससे ऐसा होता नजर नहीं आता। आपने प्राकृतिक गैस की बात करी, नेचुरल गैस, उसकी कीमत आप देख रहे हैं, क्योंकि जो रूस ने तेल गैस को बेचना बंद कर दिया है, और जो जर्मनी है, फ्रांस है, इन सब की निर्भरता जो है वो और तेल पर, गैस पर बढ़ रही है, उनको और जगह से गैस को मंगाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के जब से प्रतिबंधों की बात हुई है और ज्यादा से ज्यादा देश इसमें शामिल होते जा रहे हैं, और वो लोग जो शामिल नहीं हो रहे लेकिन वो भी रूस से तेल खरीदने में परहेज कर रहे हैं, इसलिए ये कारण और ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा, ठीक है। अब अजय जी आप बताइए कि जो लोग ट्रेड करते हैं क्रूड में, उनके लिए क्या इस भाव पर एंट्री लेना ठीक है या एक करेक्शन का वेट करना चाहिए? नमस्कार। देखिए, अगर हम टेक्निकली खाली देखने जाए तो डेफिनेटली हमको कोई भी चीज देखेंगे तो ओवरबॉट दिखेगा, क्योंकि वन साइड रैली हमने प्राइजेस में आते हुए देखा। बट दैट डजंट मींस कि फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि टेक्निकली जब तक $97 के नीचे ब्रांड नहीं निकलता है, कोई बड़ी गुंजाइश नहीं कि हम बड़ा फॉल देख पाए। तो वॉलिटिलिटी मार्केट में मेंटेन रहेगी, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। पुल बैक मे बी पॉसिबल, बट मुझे लगता है कि प्राइजेस वन साइड ही ऊपर चलने चाहिए। एज ऑफ नाउ 8600 हम एमसीएक्स पे देख रहे हैं, क्योंकि रुपए की भी जो कमजोरी है वो कच्चे तेल को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक लेके ही चलना चाहिए। वहीं ब्रेंट ने भी जो $12 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अगर आज की वीकली क्लोजिंग 12 के ऊपर आ जाती है तो मुझे लगता है कि 116-118 का जोन हम अगले हफ्ते मंगलवार तक देख पाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है फंडामेंटल काफी हावी है टेक्निकल के मुकाबले, और ऐसा कोई रिस्क भी नहीं लग रहा है। पोजिशनल ट्रेड क्या लिया जाए, जतिन जी संक्षेप में बताएं।
जिस तरह से मार्केट एक पॉजिटिव रुझान की तरफ है, ओवरऑल जो है पॉजिटिविटी का ट्रेड जो जारी रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो 80-50 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन रहना चाहिए। जब तक प्राइसेस 81-50 के नीचे क्लोजिंग नहीं देते हैं डेली बेसिस पर, तो किसी भी दिन अगर जब तक 81-50 के नीचे क्लोज आया, उसके बाद जो ट्रेंड थोड़ा रिवर्स हो सकता है, वरना ये जो अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। डेफिनेटली जो अजय जी ने कहा कि अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। हायर लेवल्स पे 8800 से लेके 8900 जो है वो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हर्डल है, और ये प्राइसेस जो है वहां तक की रैली जो है वो दिखा सकता है। तो पोजिशनली जैसे मैंने बताया 8150 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, और लॉन्ग्स जो है वो कैरी करें, और लॉन्ग पोजीशन जो है बनाकर रखें, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी बनाकर रखें क्रूड ऑयल के अंदर। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी कच्चे तेल में आप बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, अब तनेजा जी नेचुरल गैस पर आते हैं सर। बहुत मतलब रिकॉर्ड तेजी है, घरेलू डोमेस्टिक मार्केट में तो रिकॉर्ड तेजी है। अमेरिका में नेचुरल गैस का भाव 14 साल की ऊंचाई पर है, सप्लाई बहुत कम हो गई है और अमेरिका से एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ रहा है, लिहाजा वहां के डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई बहुत घट गई है। गैस का सिचुएशन अभी सर इंटरनेशनली है क्या, और क्या आपके हिसाब से और दाम बढ़ेंगे? देखिए, यूरोप की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, सबकी निर्भरता रूस की गैस पे थी। पाइपलाइंस भी बनी हुई हैं, जहां पाइपलाइन नहीं है वह समुद्र के माध्यम से आती थी, लेकिन कुल मिलाकर से रूस ही सबसे बड़ा गैस का जो है सप्लायर था, लगभग 40%। और कुछ देशों की निर्भरता तो रूसी गैस पे 40% से भी ज्यादा थी। अब हमने ये देखा है कि जो गैस की जो कीमतें हैं, चूंकि ये देश धीरे धीरे वहां से परहेज कर रहे हैं रूस का तेल खरीदने की, या तो उन्होंने गैस को न खरीदने की तैयारी कर ली है, या उनकी तो उन्होंने बिल्कुल लेना बंद कर दिया है। दो देशों के ऊपर तो खुद रूस ने उनको गैस जो है वो बेचने से मना कर दिया है। तो हालत ऐसी बन गई है कि यूरोप के तमाम देश जो पहले एलएनजी नहीं लेते थे, जैसे जर्मनी है, जर्मनी कभी जो है वो समुद्र के मार्फत यानी एलएनजी कभी नहीं लेता था। अब उन्होंने 2 एलएनजी टर्मिनल जो फ्लोटिंग टर्मिनल है वो खरीदे हैं, वो जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो दुनिया के जितने बड़े बड़े गैस निर्यातक है, अमेरिका है, कतार है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनाई है, इजिप्ट है, ये सारे जो है ये अब यूरोप की दिशा में बढ़ रहे हैं। इनको लगता है कि यूरोप में जो है अगर वो जाएंगे उनको ज्यादा दाम मिलेंगे, तो कुल मिलाकर के जो है अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, और जो खासतौर से ओपन मार्केट में प्ले करते थे वो सब यूरोप की तरफ जा रहे हैं। और यही नतीजा है कि गैस की कीमतें एकदम ऊपर जा रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में खासतौर से दिवाली के बाद गैस की कीमतों में लगभग आग लगने वाली है, क्योंकि जाड़ों में गैस की वहां जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ती है यूरोप के अंदर, जैसा आप जानते हैं, और उतनी गैस जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा जबरदस्त तरीके से गैस की कीमतें जो आप देख रहे हैं ये अभी कुछ भी नहीं है जो गैस की कीमतें दिवाली के बाद बढ़ने वाली है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दिवाली के बाद और बढ़ेंगे दाम? अच्छा, जबरदस्त। ओहो, तो सर मतलब कोई कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिख रही है क्या दाम कम होने की, या कुछ ऐसा विकल्प जहां पर आपको लगता हो कि देखिए, यूरोप अगर आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, चाहे वो पानी गर्म करने का हो, बिजली का हो, और उसमें वो गैस का प्रयोग वहाँ सबसे ज्यादा यूरोप में होता है, क्योंकि यूरोप को में ये माना जाता रहा कि भाई कोयले से परहेज करिए और गैस की तरफ जाइए, क्योंकि गैस को जो है ग्रीन एनर्जी मानते हैं यूरोप के तमाम देश। अब रूस ने कुछ देशों को बेचना बंद कर दिया, और कुछ देशों ने लगभग ये तय कर लिया हम रूस से नहीं लेंगे। तो इसका नतीजा हुआ कुल मिलाकर के जो है वो रूस की गैस तो चली गई, और दूसरी तरफ जो आपकी निर्भरता है वो तो कम होने वाली नहीं है, वो तो बढ़ने वाली है। आपूर्ति कितने देश कर सकते हैं? अमेरिका ऑलरेडी जो है काफी एक्सपोर्ट कर रहा है, कतार काफी अपना जो ऑप्टिमम लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया दूर पड़ता है लेकिन वो भी काफी कर रहा है। खुद पहले ही वहां पे भारत हुआ, चीन हुआ, कोरिया हुआ, जापान हुआ, ये बहुत बड़े आयातक रहे हैं। और अब ये नए देश जो पहले आयातक जो है तमाम दुनिया से नहीं थे, रूस से ले रहे, वो भी उसमें शामिल हो गए। तो जितनी डिमांड बढ़ रही है गैस की, उस हिसाब से आपूर्ति मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर रूस का जो गैस है वो तो अब मार्केट में आ नहीं पाएगी, खासतौर से यूरोप में। और दूसरी तरफ जो आयात एलएनजी से करते हैं जो नॉन यूरोपियन है, वो उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और उतनी सप्लाई हो नहीं पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में एनर्जी मार्केट पर बात करने के लिए। अजय जी, ऐसे में ट्रेडर के लिए भी है ये मार्केट नेचुरल गैस का? बिल्कुल, ऑप्शन के जरिए एंटर कर सकते हैं कि जैसे नरेंद्र जी ने कहा, वॉलिटिलिटी वैसे भी हम देख चुके हैं काफी, और इतिहास भी रहा है, पहले भी हमने देखा जब मोमेंटम आता था तो काफी बड़ा था। तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन के जरिए एंटर किया जाता। करेंट
करंटली अगर हम देखें तो 677 का रेट चल रहा है। ज्यादा करके प्रीमियम्स का सबका कंसर्न रहता है कि प्रीमियम बढ़ता है। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ जहां पे मुझे लगता है बुल स्प्रेड आराम से बना के चला जा सकता है। 670 का कॉल 60 रुपए में लेके चलिए। 700 का ओवरऑल हमें लगता है कि एक जंप दिखा सकता है, तो 700 का एक कॉल बेच सकते हैं जहां पे आपको 48 रुपए मिल जाएगा। तो बुल स्प्रेड के जरिए आप एंटर कर सकते हैं। फ्यूचर में भी वॉलिटिलिटी है, उसको देखते हुए ट्रेड कीजिए, बट मुझे लगता है 690 700 तक के भी लेवल आराम से दिखा सकता है। यही जतिन जी 700 का टारगेट साइकोलॉजिकली हम देखें तो एक हर्डल है 700 के आसपास का, और स्पॉट में कॉमेक्स में भी हम देख रहे हैं कि $9 के करीब करीब जा रहा है ये प्राइसेस जो है वो। तो मुझे लग रहा है $9 के आसपास प्राइसेस जैसे हिट होते हैं वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है। सो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मैं ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। एक करेक्शन जो है वो एक ड्यू है मेरे हिसाब से। प्राइसेस थोड़े ओवरबॉट भी दिख रहे हैं आफ्टर एस्केलेशन फ्रॉम 530 540 विद इन एक हफ्ते के अंदर ही हमने प्राइसेस 540 से लेके 670 की रैली देखी है नॉन स्टॉप। ओके, मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन जो है वो वेट कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे। अब हम बात करते हैं कॉटन की, और कॉटन में जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कॉटन में बेतहाशा तेज़ी का दौर जारी है। आज भी 260 रुपये ऊपर है, 46,800 के ऊपर चला गया है कॉटन का भाव। ज़बरदस्त तेज़ी, आउट ऑफ कंट्रोल है प्राइस, और मतलब मार्केट में एक तरफा तेज़ी है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से ग्लोबली शॉर्टेज है, डिमांड ज़्यादा है, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त अतुल गनात्रा जुड़े हैं, प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अब तो सर सवाल भी खत्म हो गए मेरे, मतलब इतने लंबे वक्त से कॉटन कवर कर रहे हैं, इतनी बड़ी तेज़ी कि क्या पूछा जाए, और आप कुछ नया बताने की स्थिति में है। अभी कुछ नया सर हुआ है डेवलपमेंट कॉटन में? जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, आप सही बोल रहे हो। रिकॉर्ड ब्रेक तेजी है, और ये हमने ऑल टाइम हाई रेट देखे हैं जो अभी तक कभी हिस्ट्री ऑफ कॉटन में ये रेट नहीं देखे हैं हमने। तो काफी कुछ कारण है तेजी के, मगर क्या है अभी ऐसा लगता है कि ये तेजी रुकनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो तेजी आई इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि स्पिनिंग मिलें बहुत पैसा कमा रही थी, और वो हर एक कॉटन के बढ़ते हुए भाव में मिले कॉटन ले रही थी, कॉटन कवर कर रही थी। मगर आज की तारीख में जो कॉटन के भाव में रेट है, ये भाव से कॉटन मिल लेती है तो 20 से 30 रुपया किलो लॉस होता है, जो बड़ा लॉस है। तो हमें लगता है कि अब मिलों की लेवाली बिल्कुल रुक गई है और मिलें स्लो डाउन हो गई है। तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा, अगर अभी नहीं तो जब अगले 2 महीने के बाद। कल आपने देखा होगा कि आइस फ्यूचर्स भी है वो 155 से एकदम से धड़ाम करके गिरे तो लिमिट डाउन 600 पॉइंट डाउन हुआ और 148 हो गया, और आज भी 50-100 पॉइंट नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सब जगह इसकी इफेक्ट दिखेगी, क्योंकि देखिए यान में अगर पड़ता नहीं है तो बायर भी रुक जाता है, और मिलों ने भी जो पैसा कमाया है वो उसको वो गमाना नहीं चाहते हैं, तो वो स्लो डाउन हो गए कि जितना कॉटन है उतना यूज करेंगे, फिर देखी जाएगी। अच्छा, तो हमें लगता है कि ये मार्केट कहीं ना कहीं ये जगह पे रुक जाएगा, ऐसा लग रहा है जी मृत्युंजय जी। अच्छा, एक बात सर और आपसे कि आपने कहा कि आगे कुछ मतलब दाम चूंकि बहुत बड़े हैं तो डिमांड कम हो गई है, उसका इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन सप्लाई साइड सिचुएशन कैसी है सर अभी? देखिए सप्लाई साइड में ऐसा है कि आज की तारीख में मिलों के पास जो छोटी मिलें हैं उसके पास 1 महीने का कॉटन है, और जो बड़ी मिलें हैं जिसके पास पैसा है उन्होंने 3, 4, 5 महीने का कॉटन लेके रखा हुआ है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मिलों के पास एवरेज 60-70 दिन का माल तो स्टॉक है, और कुछ 35 to 40 लाख बेल्स जीनर्स, ट्रेडर्स, एमएनसी, एक्सचेंज वगैरह ये सब मिला के गोडाउन में स्टॉक है, वो भी आने वाले दिनों में बिकने में आएगा। अब जो मार्केट का सबका टारगेट था वो भाव आ गए तो वो भी सेलिंग में आएगा। फार्मर के पास करीब करीब 20 लाख गांठ का कपास पड़ा हुआ है, जो वो रोज 25-30 हजार गांठ करके ले आ रहा है, वो बेच रहे हैं। तो सप्लाई थोड़ा इजी होने का लग रहा है कि स्टॉक की पोजीशन अच्छी है, और आने वाले महीनों में जैसे जून, जुलाई, अगस्त में तमिलनाडु का और कर्नाटक का समर क्रॉप आएगा, वो भी 10 लाख बेल का क्रॉप है।
उसके बाद अगस्त सितंबर में नॉर्थ इंडिया की अर्ली सोइंग हुई है, वहाँ 2-2 फीट के झाड़ हो गए हैं नए क्रॉप के, वो भी सप्लाई अराउंड 15 लाख बेल्स की अगस्त सितंबर में आएगी। मई महीने से लेके सितंबर तक 10 लाख गांठ जो इंपोर्ट बुक हुई है वो भी आएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कॉटन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। और दूसरा कारण क्या है कि कॉटन का कंजम्पशन बहुत कम हो रहा है। अच्छा मृत्युंजय जी, जो कंजम्पशन हम धार रहे थे 350 लाख बेल्स होगा पूरे साल का, वो अभी हमें लगता है 320 लाख बेल्स होएगा। अच्छा, क्योंकि कॉटन कंज्यूम करने वाली काफी मिलें पॉलिस्टर और विस्कोस के ऊपर डाइवर्ट हो रुक रही है। फिर जो पावर कट होने से कई स्टेट में 6-8 घंटा कंपलसरी मिले बंद है। राइट सर। तो थोड़ा हमें लगता है कंजम्पशन कम होगा और नए कॉटन की आवकें भी जुलाई महीने से बढ़ेगी। तो लगता है थोड़ा इजी होगा, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में। और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से जुड़े हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। लेड में मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहता हूँ, तो ठीक रहेगी क्या करंट रेट में? शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहते हैं, 183 के ऊपर है भाव। जतिन जी, क्या शॉर्ट करना ठीक है इस भाव पर लेड में? अगर ट्रेडर्स हैट पहन के रखा है तो डेफिनेटली शॉर्ट जो है वो करंट मार्केट प्राइस से ही कर सकते हैं। इंट्राडे में डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट की एडवाइस दूंगा मैं। हायर लेवल्स पर 184.50, 184.50, 185 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 182 से 181 के टारगेट्स रखें। अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो भी यहाँ पर शॉर्ट करें। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी भी बनाएं, क्योंकि जब तक ये 190 के नीचे है तब तक स्विंग ट्रेड के हिसाब से मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर रखना फेवरेबल रहेगा। ओवरऑल जब तक ये 175, 178 के लेवल्स टच नहीं करता, एक फ्रेश बाइंग जो है मुझे लग नहीं रही कि आएगी इसके अंदर। तो डेफिनेटली यस, सेल कर सकते हैं लेड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर मिस्टर राव हैं, पूछिए राव जी। सुन रहे हैं सर? आवाज आ रही है? हाँ जी जी, पूछें। जीरे के बारे में बताओ ना सर जी, तेजी मंदी कब तक क्या होगी? जीरे के बारे में आप जानना चाहते हैं। अजय जी बताइए सर, जीरे में क्या हो रहा है? क्योंकि कल तो हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी थी, आज कुछ रिकवरी आई है। क्या लगता है अभी जीरे का आउटलुक आपको? देखिए, मुझे लगता है पूरे मसाले पैक के अंदर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो नो डाउट बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव है, बट पिछले 2 दिन में जो गिरावट थी वो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही मुझे लगता है कि इन लाइन ही है। जीरे में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत रिलीफ रैली जरूर है, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस में अभी भी दबाव है जो 20,600 से लेकर 20,200 तक का लेवल दिखा सकता है। नो डाउट जो हमने फंडामेंटल स्विंग कम है, प्रोडक्शन कम है, पाइपलाइन खाली है, ये कहानी सर हमने मार्च अप्रैल में देख चुके थे और प्राइजेस ने ओवर रिएक्ट करके रैली की थी। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ता भर हम जीरा और धनिया दोनों में एक गिरावट देख सकते हैं। बट हाँ, 20,200 के करीब एक फेयर प्राइस लग रहा है, वहां से वापस बाइंग इनिशिएट करेंगे। साथ में जीरा हमारा एक्सपोर्ट चाइना काफी ज्यादा होता है और चाइना में अभी भी लॉकडाउन का जो कंसर्न है वो भी डिमांड पे इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये दबाव बढ़ सकता है। राहुल हैं नेक्स्ट कॉलर एमपी से, पूछिए राहुल जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए सर। एक्चुअली मेरा चने पे कोई सवाल नहीं है, मैं आपके माध्यम से सर कोई एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि सर हम लोग सर चने का व्यापार करते हैं और चने के व्यापारी हैं सर। तो सर हम लोग साल 2016 से मतलब चने में लॉस मतलब बियर कर रहे हैं। तो सर हम लोग कब तक, और प्राइस रेगुलरली मतलब एक भाव जो एमएसपी है उसके नीचे चल रहा है, तो सर हम लोग कब तक इस चीज का लॉस बियर करें? और सरकार की जो रिस्ट्रिक्शन है हम लोग के लिए, हम लोग कब तक मुझे स्टॉक लिमिट है, बहुत सी बातें हैं सर जो मतलब नेगेटिव पॉइंट है सर। हम लोग इस चीज के लिए आपके माध्यम से एक मतलब आवाज उठाना चाहते हैं कि मतलब कुछ इसमें। ठीक है, देखिए वक्त वक्त पे हम भी आवाज आपकी उठाते हैं, लेकिन अब चूंकि अभी चने का प्राइस एमएसपी के नीचे है, फ्यूचर बैन है और जिस तरह से दाम बढ़े थे तेलों के और दालों के दाम, उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सरकार के दिमाग में भी है कि नुकसान ना हो किसी को, लेकिन हाँ एक मजबूरी ये भी है कि महंगाई को भी कंट्रोल में रखना है। तो महंगाई कंट्रोल में आएगी, दाम काबू में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये बैन भी हटेगा। लेकिन ये बात बीच बीच में उठती है, हम भी उठाते हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट कॉलर रण कुमारी हैं हमारे साथ दिल्ली से, पूछिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, पूछें। हाँ जी, पूछिए। हाँ
हेलो सर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए सवाल। मृत्युंजय सर, पहले तो थैंक यू, और आपको वो भी मिला प्राइज मिला था, तो मुझे बड़ा वो लगा कि अरे वाह, मेरा सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो इसलिए इनको पहले थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। आपको बात मिला। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि क्या किसी कंपनी पे, बहुत ब्रांडेड कंपनी है, उस पे ये गोल्ड की जो मेकिंग लेते हैं, उस पे कोई बंदो नहीं है कि किस तरह का होना चाहिए? देखिए मेरी सुनिए, 1.48 ग्राम का, प्लीज 1.48 ग्राम की चीज ली है, ठीक, उसका सर 27 तो लेबर लगाई है। अच्छा, 2700 लेबर, 2700। तो सर जब मैंने कहा कि सर मेरे हिसाब से तो ये क्या है, उन्होंने कहा नहीं ये तो 15% है। अरे 15% नहीं, मुझे तो ये 50 के करीब लग रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पर्ची बनवा के ले आई, और अच्छे तनिष्क की नाम की याद है यार सर। हाँ, और मैंने 18 कैरेट का सोना कुल खरीदा। आप ऐसा करिए कि जो आपने जो बिल आपको मिला है उस ज्वेलर की तरफ से, उस बिल को हमें ट्वीट कीजिए, वो बिल हमें भेजिए ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे भेजिए, और उस बिल को हम देखेंगे, और जिस ज्वेलर से आपने लिया है उनसे हम बात करेंगे, और हम और भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 2700 रुपये का लेबर चार्ज आपको 1.48 ग्राम की ज्वेलरी पर लगाया है, ये कितना जायज़ है, इसकी हम तहकीकात करेंगे। आप जरा वो बिल भेजें, और निश्चित तौर पर आपका सवाल जायज़ है, इस सवाल को हम प्रमुखता से उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया अजय जी आपका भी, जतिन जी आपका भी जुड़ने के लिए।